स्क्रीन दिख रहा Yes. है? ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे आपका ये क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसका फंक्शन तो आप लोग कल देख चुके हैं। आज हम लोग बाकी का देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल, ठीक है। So as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये सेल वॉल है क्या, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, रिजिड है, ठीक है। उसके बाद ये आउटर कवरिंग बना रहा है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कहाँ, तो फंगस में और प्लांट्स में, ठीक है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं फंगल सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन, ठीक है। प्लांट के सेल वॉल में आपको क्या मिलेगा, सेल्यूलोज, ठीक है। तो यहां से आपको फर्स्ट सेंटेंस से आपको इतनी चीजें आपको जाननी है, ठीक है। किताब में ही आप सब सारी चीजें लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, तो पहला फंक्शन क्या है, शेप देगा सेल, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ठीक है। अब चूंकि ये आपका सेल है, बाहर में सेल वॉल है, तो ऑलरेडी एक बैरियर का काम कर रहा है, ये बैरियर का काम कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम गिविंग शेप प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी फॉरेन पार्टिकल को अंदर आने के लिए मशक्कत करना पड़ेगा इसको, ठीक है, समझ में आई बात, इसलिए इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। It also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules, ठीक है। अब ये दो सेल के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसमें भी ये मदद करेगा आपका, और जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, वो अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इतना सारा फंक्शन है। Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate. While in other plants, it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. तो ये हो गया, दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि अल्गल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल, जो दूसरे प्लांट्स है उनमें क्या अंतर है। तो अल्गल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन देखिए क्या क्या है, उसमें सेल्यूलोज के अलावा आपको गैलेक्टेंस मिल रहे हैं, मैनन्स मिल रहे हैं और कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, जबकि प्लांट्स में सेल्यूलोज के अलावा आपको हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स आर सीन इन विच सेल वॉल, तो अल्गल सेल वॉल। Hemicellulose and pectins are seen in which cell wall? The plant cell wall other than algae. Chitin is seen in which cell wall? Fungus. So the cell wall of a young plant cell is called primary wall. जो सबसे पहले बनेगा, मान लीजिए सेल नया है, तो उसमें जो आपको वॉल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वॉल। नाउ दिस प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अब नया है तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा ना, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो होगा, तो growth होगा, which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell, ठीक है, that is towards the membrane side of the cell। समझ में आ रही है बात, ये आपका मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन साइड है, तो यहाँ पे आपका क्या डेवलप होगा, ये प्राइमरी जो सेल वॉल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपका सेकेंडरी वॉल डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रही बात, जैसे जैसे सेल बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो प्राइमरी वॉल जो है वो घटता चला जाता है और उसकी जगह में आपका सेकेंडरी वॉल बनता चला है। The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. So the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata
which connect the cytoplasm of neighboring cells. ठीक है, अब यहाँ एक लेयर है आपका बीच में जिसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लैमेला. ये मिडिल लैमेला जो है इट इज कंसिस्टेड ऑफ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट. आपसे पूछा जाएगा कि मिडिल लैमेला जो है सेल वॉल का उसका कॉम्पोजिशन क्या है. तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. पेक्टेट का मतलब होता है पेक्टिक एसिड. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, दो अलग अलग सेल को जोड़ के रखना, ग्लू करना. तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपको सेल वॉल और मिडिल लैमेला जो आपको मिल रहा है तो बीच में परफोरेशंस मिलेंगे. परफोरेशंस, ठीक है, ये डायग्राम में आपने देखा था परफोरेशंस आपको दिख रहे थे प्लांट सेल में. सो दीज परफोरेशंस आर प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है कनेक्शंस प्रोवाइड करता है सेल टू सेल के बीच में. समझ में आई बात. यहाँ से कोई मॉलिक्यूल अगर निकलेगा तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो सकता है. सो दिस कनेक्शंस इज प्रोवाइडेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा. तो अब यहाँ इस पैराग्राफ से क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आ सकता है आपके पास. पहला, सेल वॉल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पूछ सकता है कि लिविंग है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, सॉफ्ट है. ठीक है, आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग है. ठीक है, इस टाइप का एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का सेल वॉल का नेचर है. जैसे फंगस में पूछेगा तो सेल्यूलोज, प्लांट्स में पूछेगा तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स. अल्गी में पूछेगा तो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट. उसी तरह पूछेगा सेल वॉल का फंक्शन क्या हो सकता है. शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, बैरियर. ठीक है, उसके बाद प्राइमरी वॉल का मतलब क्या है. तो जब यंग रहता है तब प्राइमरी वॉल डेवलप होता है क्योंकि ग्रो करता है. सब्सिक्वेंटली क्या, इट इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी वॉल. ठीक है, एंड दिस सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस साइड ऑफ द सेल. उसके बाद कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट कहाँ दिखने को मिलेंगे सेल में. सो इट इज सीन इन मिडिल लैमेला ऑफ द सेल. ठीक है, तो इस लेयर का फंक्शन क्या है. इस लेयर का फंक्शन यही है कि जो दो आपस के जो नेबरिंग हैं सेल्स उनको वो एक साथ रखेगा. तो कैसे रखेगा, तो जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में परफोरेशंस होते हैं जिनको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, तो उसके जरिए आप इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस बना सकते हैं. ठीक है, so this plasmodesmata will help these two cells in making intercellular connections. intercellular मतलब दो सेल के बीच, इंट्रासेल्यूलर का मतलब एक ही सेल के बीच. ठीक है, तो इंटर मतलब दो डिफरेंट सेल के बीच का कनेक्शंस. ठीक है, so this plasmodesmata helps in intercellular communication. आपसे पूछा जाएगा नेम द फीचर which helps in intercellular communication. ठीक है, in a cell. ठीक है, तो आप वो बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा इज दैट फीचर. ठीक है, तो यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन बनते हैं. बट जो कॉमन क्वेश्चंस पूछा जाता है ये मिडिल लैमेला वाला पूछा जाता है. ठीक है, ये दूसरा प्लाज्मोडेस्माटा वाला पूछा जाता है और ये काइटिन वाला पूछा जाता है. ठीक है, और फिर ये फंगल, अलगल और अदर प्लांट के सेल वॉल वाले पूछा जाता है. ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहाँ बन सकते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function. डिस्टिंक्ट का मतलब आप समझते हो अलग अलग होना. ठीक है, तो जितने भी हम लोग ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे सेल में जिनमें मेम्ब्रेन है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग. but many of these are considered together as an endomembrane system. ठीक है, why? because their functions are coordinated. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को हम लोग रखेंगे साथ में जिनका फंक्शंस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. समझ में आई बात. तो कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग सिस्टम एंडोमेम्ब्रेन. अब यहां से आपको सवाल पूछा जाएगा कि किसको रखेंगे, क्या पार्ट
कौन कौन से ऑर्गेनल्स मिलते हैं? सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, then Golgi complex GC, then lysosomes and vacuoles. ये चार हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट बनते हैं. Since functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, they cannot be considered as part of endomembrane system. तो कहने का मतलब जिनके फंक्शंस लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, उनको हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा हुआ है. अब इसमें चार ही ऑर्गेनल्स हैं आपके पास, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, क्योंकि इनके फंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड. बाकी को क्यों नहीं रखा हमने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम्स, क्योंकि इनका फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है. ठीक है, आपस में कोई इनका लिंकेज नहीं है, तो इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं मानेंगे. तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, नेम द ऑर्गेनल्स, आपको लिस्ट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा जो ऑर्गेनल है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, और कौन सा नहीं है और क्यों. अगर फंक्शनिंग इंटरलिंक्ड है, कोऑर्डिनेटेड है तो पार्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा. तो लिस्ट में कौन आएगा, ER आएगा, GC आएगा, लाइसोसोम आएगा, वैक्यूल्स आएगा. तो बस 2 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब इसी सिस्टम को आप एक एक करके हम लोग समझेंगे, जो इसके कंपोनेंट्स हैं. जैसे कि आपका पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट ER. ठीक है, so electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm, which is referred to as endoplasmic reticulum. Hence, endoplasmic reticulum divides the intracellular space. Intracellular का मतलब क्या है, सेल के अंदर वाला स्पेस, into two distinct compartments. ठीक है, एक जो कि ER के अंदर है, इसको हम लोग बोलेंगे लुमिनल, और दूसरा बोलेंगे जो कि इसके बाहर है, which is साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है उसको दो भाग में बांट रहा है आपका कंपार्टमेंट को. दो कंपार्टमेंट बन रहे हैं, एक तो ER के अंदर वाला जिसको लुमिनल बोलेंगे, लुमिनल पार्ट, और दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट, मतलब ER को छोड़ के जो बन रहा है, साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा आ रहा है. अब यहाँ पे आप डायग्राम्स भी आप यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे थे. ठीक है,
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप यहाँ डायग्राम अब आप देख सकते हो, ये डायग्राम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे अब आप देखिए कि इसमें छोटे छोटे पोर आपको दिख रहे हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सोच लो कि टुबुल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, तो एक नेटवर्क है आपका, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। समझ में आ रही है? इस टाइप से नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, न्यूक्लियस के पास। तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपको, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये वाली पोर्शन, ये सिस्टम को दो भाग में बांट रही है। पहला तो एक लुमिनल पार्ट है, लुमिनल पार्ट मतलब कि ईआर का पार्ट होगा, और एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट होगा जो कि साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। तो ER often shows ribosomes attached to their outer surface। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बॉडी दिख रहा है अटैच्ड, सो दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स, ठीक है। तो अगर इनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर राइबोसोम अटैच नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटैच नहीं है इन सब हिस्से में, नो राइबोसोम, तो अगर राइबोसोम नहीं अटैच होगा तो हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही अंतर है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में, ठीक है। एक में आपको राइबोसोम मिल रहा है, तो उसमें आपको स्मूथ है, राइबोसोम नहीं है। Endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum, and in the absence of ribosome they appear smooth and they are called SER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है। पहला पॉइंट आपको समझना है लुमिनल स्पेस क्या होता है। तो लुमिनल स्पेस इज द स्पेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्स्ट्रा लुमिनल का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम ER, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होगा, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन चाहिए आपको। सो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे आपके राइबोसोम अटैच्ड है, और राइबोसोम का फंक्शन क्या चीज में होता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस में। So this rough endoplasmic reticulum is observed in the cells actively involved in protein synthesis, क्योंकि यहाँ राइबोसोम है और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो राइबो चूंकि RER में राइबोसोम मौजूद है, इसलिए आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इस एरिया में प्रोटीन सिंथेसिस आपको ज्यादा दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है तो वहां पे आपको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं दिखेगा। और दूसरा फंक्शन क्या है RER का, सिक्रीशन, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन दो फंक्शन हो गए। नाउ दे आर एक्सटेंसिव एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब आप यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो है डायग्राम में न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ है, मतलब इट इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए यहाँ पे, हाँ? तो दिस इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज continuous with outer membrane of the nucleus, so answer is rough endoplasmic reticulum, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ नहीं दिखेगी, बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लिपिड का सिंथेसिस, ठीक है। सो दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन लाइपिड सिंथेसिस, ठीक है। तो एक प्रोटीन का काम कर रहा है और ये जो है SER जो है वो लिपिड बनाने में मदद करता है, तो लिपिड सिंथेसिस हुआ। In animal cells, lipid-like steroidal hormones are also क्या सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो दो चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है, स्टेरॉइडल, ठीक है। इसका जिम्मा आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। RER क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम करता है। कंटिन्यूअस कौन है, न्यूक्लियस से, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।
नॉर्मली फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कंटिन्यूटी विद एंडोप्लाज्मिक मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरईआर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसईआर, एक क्वेश्चन हुआ। और दूसरा, which part of endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of the nucleus, so of endoplasmic reticulum। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब नेक्स्ट जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो है गोल्जाई apparatus, ठीक है। So Camillo Golgi in 1898 first observed densely stained reticular structures near the nucleus। तो ये भी आपको न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दिखने को मिलेगा, ठीक है। So these were first named as Golgi bodies। क्योंकि गोल्जी ने खोजा था उसको, तो उसने नाम अपने ऊपर रखा है। नॉर्मली साइंटिस्ट लोग ऐसे ही करते हैं, जो खोजते हैं उन्हीं के नाम पे होता है। तो गोल्जाई बॉडीज यहाँ पे वो लिखा गया, ठीक है। So they consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter। समझ में आई बात? तो यहाँ पे इनका जो शेप है, डायमीटर कितने का होगा, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर मैंने आपको बता चुका हूँ, 1 माइक्रोमीटर इज 10 to the power -6 मीटर। तो आप उसको अंदाजा लगा लीजिए कि वो क्या साइज का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम आपका दिया हुआ है गोल्जी apparatus, ये देखिए सिस्टर्नी, ठीक है। So these are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and the concave trans or the maturing phase, ठीक है। So cis and trans phase of the organelle are entirely different, but they are interconnected, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना होगा, सिस और ट्रांस, ठीक है। अब इसको आप समझिए क्या है। तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से अरेंज। समझ में आई बात, ठीक है। अब कहाँ अरेंज है इस टाइप से ये गोल्जी सिस्टर्नी, तो न्यूक्लियस के पास, ठीक है। तो समझिए, आप उसको इमेजिन कीजिए कि कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है इस टाइप का न्यूक्लियस के करीब में, और इनका जो कॉन्वेक्स फेस है या सिस फेस, या जो कि फेस बन रहा है पहले, और फिर फाइनली वो कॉन्केव फेस जो कि मैच्योरिंग फेस कहलाता है। दो तरीके का फेस होगा ना, एक बार बनेगा फिर धीरे धीरे टाइम होगा वो मैच्योर होगा, तो एक बनता रहेगा दूसरा मैच्योर होता रहेगा विद टाइम। दो अलग अलग फेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक फेस जो बन रहा है उसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, धीरे धीरे वो मैच्योर होता है तो उसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया सिस और ट्रांस, ठीक है। ये बन रहा है और ये मैच्योर हो रहा है, कहने का मतलब इस टाइप से ऐसे से बन रहा है मान लीजिए। तो जो पार्ट यहाँ बना, ये पार्ट तो मैच्योर होगा, ये मैच्योर होगा और ये बनेगा, फॉर्म करेगा। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेज, इस तरीके से समझिए आप इसको। और ये मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये पार्ट ऑफ द फेज जो नया बन रहा है, ये पार्ट जो मैच्योर हो रहा है, दोनों तो अलग अलग हो गए, लेकिन ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो देयर इज इंटरकनेक्शन बिटवीन द फॉर्मिंग फेज एंड द मैच्योरिंग फेज। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, सिस एंड द ट्रांस फेजेस आर कनेक्टेड बट दे आर इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि एक पहले बन रहा है एक बाद में बन रहा है, ठीक है। So the Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। तब इसका फंक्शन क्या है गोल्जाई का, पैकिंग करने का। अब सेल में जो मैटर बन रहा है उसको क्या करेगा, पैकेजिंग करता है, ठीक है। जैसे कि आपका अमेजन फ्लिपकार्ट पैक करके मटेरियल भेजता है ना, डिलीवर करता है। तो या तो वो विद इन द सिटी, मान लीजिए उसका वेयर हाउस दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही वो टारगेट कर रहा है, दिल्ली में भेज रहा है, या तो फिर जमशेदपुर भेज रहा है आउटसाइड द सेल, उस तरीके से आप समझिए। तो या तो वो सेल के अंदर में ही आपको भेजेगा इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, ठीक है, या इट इज सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। तो दो चीज, मतलब पैकेजिंग एंड डिलीवरी का काम ये कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो मटेरियल जिनको पैकेज होना है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स,
ठीक है। तो हम आपको बताए थे कल, एक डायग्राम दिखाए थे कि इस टाइप से वेसिकल बनता है जो मेम्ब्रेन फ्यूजन के बाद, और उसके अंदर में जो कंटेंट होते हैं वो आपको डिलीवर किया जाता है। जैसे कल का डायग्राम आपको याद होगा, ठीक है। तो कल का लेक्चर आप टीचमेंट में वापस देख लीजिएगा। तो इस टाइप का कंटेंट है और ये वेसिकल बना हुआ है। तो मटेरियल जो पैकेज होगा उसके अंदर आ जाएगा, इस वेसिकल के अंदर है, ठीक है। सो इट विल from the endoplasmic reticulum it will fuse with the cis phase of the Golgi apparatus, ठीक है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे आपका प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना और ये प्रोटीन जो है सिक्रीट होके कहाँ आया पैकेजिंग के लिए, सिस फेस से घुसा और गोल्जी apparatus में, एंड देन इट मूव्स टू दी मैच्योरिंग फेस, ठीक है। तो मैच्योरिंग फेज के पास जाएगा, ठीक है। सो it fuses with the cis phase of the Golgi apparatus and moves towards the maturing phase. So this explains why Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum, क्योंकि endoplasmic reticulum में प्रोटीन बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है रफ endoplasmic reticulum, और लिपिड बन रहा है आपका, लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स बन रहे हैं आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद वो सिक्रीट होना है, और वो सिक्रीशन का काम कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको और ये जो गोल्जी बॉडीज है आसपास रहना होगा, तो ये अपना मटेरियल बनाएगा और मटेरियल को सिक्रीट कर देगा जो सिस फॉर्मिंग फेस है, सिस फेस, ठीक है, फॉर्मिंग फेस, उसको दे देगा। ये मटेरियल फिर फॉर्मिंग फेस से ट्रांसफर होते हुए मैच्योरिंग फेस तक आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स जीसी और AR में क्लोज रिलेशनशिप बन रहा है। So a number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase. लेकिन एक और काम यहाँ कर रहा है, पैकेजिंग के अलावा जब ये मैटर इसके बीच से पास करता है सिस्टर्नी से, तो इनमें मॉडिफिकेशन भी होता है, ठीक है। So these proteins they undergo modification, ठीक है। तो जब उस सिस फेस से अंदर एंटर किया मैटर, तो वो जब बाहर निकलेगा ट्रांस फेस से, ठीक है, तो मॉडिफाइड फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो मॉडिफाई होके निकला। सो गोल्जी apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipid. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में आपका पूछता है। अभी ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया किसमें, प्रोटीन में, तो मॉडिफाई हुआ, ठीक है। So this glycosylation process occurs here, modification, मतलब प्रोटीन अंदर आया, लिपिड अंदर आया, उसमें आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया और ग्लाइकोलिपिड बन गया, मतलब ये मॉडिफाइड हो गया। तो हम बोलेंगे गोल्जी apparatus जो है उसमें प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। So they become the site of formation of glycoproteins and glycolipids, which are modified form of proteins and lipids. तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये फॉर्मिंग फेस है, ये मैच्योरिंग फेस है। ये जो सिस फेस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है। अब होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, RER प्रोटीन बनाया, SER लिपिड बनाया, वो क्या होगा, डिलीवर होगा सिस फॉर्म से, सिस फॉर्म से वो अंदर होते 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 हो सिस्टर्नी से होते हुए वो ट्रांसफॉर्म में आएगा, लेकिन बिटवीन में वो क्या होगा, इट विल अंडरगो मॉडिफिकेशन। सो प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच्ड हो गए यहाँ पे, तो मॉडिफाई हो गया, फिर ट्रांसफेज से वो बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यही एग्जैक्टली हो रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus के बीच में, ठीक है। तो इनके फंक्शंस देखिए, आपको पहले बताया गया कि कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके साथ, जीसी के साथ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। अब इसी चीज को हमको समझना है लाइसोसोम और वैक्यूल्स पे भी। So lysosome समझिए, these are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Again linked है। अब Golgi apparatus में क्या हो रहा था, पैकेजिंग का काम हो रहा था प्रोटीन और लिपिड का, और उनका मॉडिफिकेशन हो रहा था। तो जब ये पैकेजिंग हो रही है तभी ये लाइसोसोम बनते हैं वहां पे।
So these are vesicles structures. So the isolated lysosome vesicles have been found to be almost all type of hydrolytic enzymes. तो बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स मिलते हैं जिनका काम क्या है, हाइड्रोलाइज करना। हाइड्रोलाइज मतलब तोड़ना। हाइड्रोलाइजेस जो मिल रहे हैं के लिए लाइपेजेस मिल रहा है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएजेस मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस मिल रहा है। Now these optimally active at the acidic pH. These enzymes are carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid. तो कार्बोहाइड्रेट तोड़, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेजेस है, प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएजेस है, लिपिड्स के लिए लाइपेजेस है, और ये न्यूक्लिएजेस, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, ठीक है। यही चीज आप पढ़े थे, जानते होंगे, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लिक एसिड को च्यू अप करेगा। तो ये लाइसोसोम जो बोलेंगे सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, सो दे आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। समझ में आई बात अभी तक? ये तीनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं? हेलो, हेलो, ठीक है। तो आपने देखा ईआर देखा, जीसी देखा, और अब आप लाइसोसोम भी दे रहे, तो लाइसोसोम बन ही रहा है आपका, पैकेजिंग जब हो रही है जीसी में तभी बन रहा है। और इस लाइसोसोम में जो एंजाइम्स मिल रहे हैं वो उनका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, लिपिड को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना, ठीक है। तो इसलिए देख, सिस्टम जो सेल का है कितना इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो बना रहा है, उसको तोड़ने का भी इंतजाम कर ले रहा है, ठीक है। तो दीज लाइसोसोम्स आर रेफर्ड टू एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो है आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, वो है आपका वैक्यूल्स, चौथा सिस्टम। सो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। आप देखे होंगे प्लांट सेल में बड़ा सा देखने को मिलता है ये। सो इट कंटेन्स वाटर, अब मिलेगा, पानी मिलेगा, सैप मिलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेगा, एंड अदर मटेरियल्स व्हिच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो सारा चीज ये डंप यार्ड है, एक तरह से समझ जाइए, डंप कर दे रहा है। जो भी चीज सेल के काम करनी हो कहाँ जाएगा, वैक्यूल में जाएगा। सो वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैक्यूल का जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। अब ये इतना बड़ा होता है कि प्लांट सेल में 90% तक का वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्लांट आधा हिस्सा वैक्यूल भी हो सकता है, ये वैक्यूल हो सकता है, इतना ज्यादा स्पेस कवर कर सकता है ये, अप टू 90%, ठीक है, अप टू 90%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट बना रहा है, सैप है, वाटर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारे मटेरियल जो है, टैनिन्स, रेजिन, ये सब सारे के सारे जो होंगे, कलरिंग मैटर, सब सब यहाँ डंप हो जाएगा आपका वैक्यूल, ठीक है। सो इन प्लांट्स ये जो आउटर कवरिंग है टोनोप्लास्ट, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। ये टोनोप्लास्ट क्या करेगा, बाहर से जो मटेरियल इसमें डंप हो रहा है उसको अंदर आने में मदद करता है, ठीक है। Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm, ठीक है। तो हो क्या रहा है, कोई भी मटेरियल जो इसके अंदर डंप हो रहा है, कलरिंग मैटर या जो भी, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा रहेगा अंदर, ठीक है, क्योंकि सारा तो डंप हो गया ना इधर। बाहर में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, यहाँ हाई है। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि बाहर से चीजें जो सेल को यूज नहीं करना है, उस सेल क्या करता है, वैक्यूल के अंदर धकेल देता है, ठीक है। इन अमीबा, ये वैक्यूल का भी अलग अलग टाइप होता है, वो आपको समझना है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में काम आ रहा है, मतलब जो शरीर का कचरा है अमीबा के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चला गया, उसके बाद वो बाहर। इन मेनी सेल्स सच एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स, ठीक है, फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अलग अलग वैक्यूल हैं जो कि आपको समझना है कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन रहा है जिसका फंक्शन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए है, और प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल बनाता है ताकि वो जो फूड पार्टिकल खा रहा है उसको स्टोर करके रखे, बाद में पचाता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैक्यूल का ये फंक्शन है। तो ये चार आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ईआर, जीसी,
उसके बाद लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, सब के सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए इनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन वैक्यूल से पूछा जाता है वो टोनोप्लास्ट पूछा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आउटर कवरिंग क्या है वैक्यूल का। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल का फंक्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अगर वैक्यूल से कोई क्वेश्चन आता है तो ये है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ दिस इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये अलग है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर अगर बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन, दे आर अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसको आप आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, पहली बात, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। So the number of mitochondria per cell is variable, dependent on the physiological activity of the cell. कहने का मतलब जो जितना ज्यादा एक्टिव होगा वो उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करेगा, जो सेल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको और जानने का जरूरत है, वो है स्पेसिफिकली स्टेन। तो ये स्टेनिंग भी पूछ सकते हैं ये लोग। एक स्पेसिफिक स्टेन डेवलप किया था साइंटिस्ट का नाम था माइकेलिस, लियोनोर माइकेलिस, ठीक है, माइकेलिस। सो व्हाट ही डिड, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को देखने उसने स्टेन डेवलप किया जिसका नाम था जैनस, JANUS ग्रीन, GREEN ग्रीन, जैनस ग्रीन बी। ग्रीन जो है बेसिक गाय, एसिड बेस आप समझ रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइटोलॉजी में इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करके देखने के लिए, ठीक है। अब ये मतलब फंक्शन कैसे करता है, तो ये फंक्शन करता है, मतलब कलर चेंजेस इसमें आएंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट हो जाएगा वो ब्लू कलर ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जैनस ग्रीन भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेनिंग वर्ड दिया है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया can be stained with Janus green B, which and it is used to indicate the amount of oxygen present, ठीक है। So जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, इंडिकेटर विल ऑक्सीडाइज टू सम सॉर्ट ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय, आसानी से आप नहीं देख सकते हैं तो आपको उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो लियोनोर माइकेलिस ने ये स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करके तब जिस माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और शेप साइज अलग होता है, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है इनमें। इसका शेप देखो, सॉसेज शेप आपको नॉर्मली डायग्राम में दिखेगा, शेप देखिए, पॉइंट लेंथ कितना है, 1 to 4, ठीक है। तो ये सब है जो आप होता है। Each mitochondrion is double membrane bound, outer membrane, ठीक है, membrane है, inner membrane, मैट्रिक्स मिल रहा है, membrane इसका दो आपको
कंपार्टमेंट इज द आउटर कंपार्टमेंट, आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो जो इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स बोले, ठीक है। हम दिस इज इनर कंपार्टमेंट, द आउटर मेम्ब्रेन लिमिट। अभी ये बाउंड्री का काम कर, ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्ड इज कॉल्ड मेंबर, ये तरह का इनफोल्डिंग बना रहा है। देखिए फोल्डिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। इस क्रिस्टी का काम क्या है, चूंकि फोल्डिंग है तो सरफेस एरिया बढ़ा देगा, ठीक है। The membranes have their own specific enzymes with the mitochondrial function. तो आउटर मेम्ब्रेन के पास भी मेम्ब्रेन के पास भी इनर में अलग अलग, ठीक है, फंक्शन के, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी का प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। दो चीज ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऊपर से, या तो मैं खुद ये डीएनए मॉलिक्यूल को पहले सेमी ऑटो, सेमी ऑटोमस मतलब इनके पास अपना डीएनए, इसको माइटोकॉन्ड्रियल। सर मैट्रिक्स में आप देखें कि इनके पास जो एक्सक्यूज मी सर, दे रहा है, हेलो हेलो सर, बोल, सर योर स्क्रीन isn't visible to me. नहीं है, विजिबल नहीं है, एक बार फिर से अभी, हेलो हेलो, No sir. यस, हेलो हेलो, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा।